हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अमृतोपाध्याय 007 टेलीग्राम आईडी अमृतोपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टा पर इस समय मैप इन शॉर्ट्स का रिवीजन चल रहा है। आप चाहें तो मैप इन शॉर्ट्स यानी जो 1 मिनट वाला होता है शॉर्ट वीडियो, वो अभी रिवाइज करा रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पर अपने, तो आप चाहें तो वहां जुड़ सकते हैं। आइए, आप क्षमादान शक्ति को देखना है, पार्डन जिसको बोलते हैं। क्षमा से क्या समझ में आता है? माफ करना। और जनरली ये साउंड ऐसा करता है कि भाई किसी को माफ कर दिया गया। माफ कर दिया गया मतलब किसी ने कोई गलती की, उसको माफ कर दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तरह की माफी नहीं है, सीधा सीधा उसको फ्री कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वो भी है क्लॉज में, लेकिन उसके साथ और भी तरह की चीजें हैं। तो 5 तरह की माफी इसमें बताई गई है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, और आर्टिकल 161 राज्यपाल के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति को जैसे क्षमादान की शक्ति संविधान में वर्णित है, वैसे ही राज्यपाल के लिए भी ये शक्ति वर्णित है। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो अभी हम देखेंगे। अभी देखिए कि राष्ट्रपति उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब ऐसे विषय के विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तीसरा कह रहा है कि उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, राष्ट्रपति को शक्ति है कि इस पर वो फैसला ले सके कि इस सजा को दंड या दंडादेश को कम किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, या अलग अलग तरह के जो माफी के पैरामीटर्स हैं उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। ठीक इसी तरीके से 161 में राज्यपाल के लिए दिया गया है। तो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं 72 और 161। चलिए, अब क्षमादान शक्ति के बारे में तो हम देखेंगे कि क्षमादान शक्ति में क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है, किस किस तरह की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई एक मामला जो निचली अदालत से शुरू हुआ, ठीक है, फिर गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से मान लीजिए गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तौर पर एक फैसला लिया। मान लीजिए कि सबसे निचली अदालत ने किसी को उम्र कैद की सजा दे दी या मृत्यु दंड की ही सजा दे दी। इस व्यक्ति ने अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी यह सजा उम्र कैद वाली बरकरार रहेगी, ठीक है। हाई कोर्ट से मामला अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यह सजा बरकरार रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी, आपने अपराध किया है, आपको यह सजा मिलेगी। तो ये उम्र कैद हो या फिर मृत्यु दंड हो या फिर कोई भी सजा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई क्या और उपाय है उसके छूटने का, उसके सजा को माफ करने का या कम करने का, या उसके नेचर को चेंज करने का, या उसके जो अवधि है उसको चेंज करने का, या उस पर कोई स्टे लगाने का? सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट अथॉरिटी है न्यायालय में, और न्यायपालिका का काम है सजा सुनाना, ठीक है। न्यायपालिका का काम है कि वो इस बात की जांच करे, अदालत में सुनवाई करे और अंतिम तौर पर निर्णय ले कि इसमें क्या सजा होनी चाहिए। सामने वाले ने क्राइम किया है नहीं किया है, उसके एविडेंस को देखे, सबूतों को देखे और फाइनल एक निर्णय तक पहुंचे। तो सवाल है कि भाई निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट है, 3 टियर अपना पूरा एक सिस्टम है न्यायपालिका का, उसके बाद क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल निर्णय दे दिया, अंतिम निर्णय दे दिया, उसके बाद भी कोई छूट सके, कम करा सके? तो वो है राष्ट्रपति वाला मेथड, ठीक है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को दी गई क्षमादान शक्ति, उसका मेथड हो सकता है कि वहां से फिर उस सजा को कम किया जा सके, उस सजा की प्रकृति चेंज की जा सके, यहां तक कि उस सजा को बिल्कुल माफी कर दिया जाए। राज्यपाल के केस में नहीं, राज्यपाल के केस में एक
क्लॉज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कैपिटल पनिशमेंट राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कैपिटल पनिशमेंट तक माफ कर सकता है, यानी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। तो राज्यपाल के केस में भी बहुत सारी शक्तियां हैं क्षमादान की, राष्ट्रपति के केस में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, थोड़ा सा अंतर है जिसको हम आगे देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। क्षमादान शक्ति किसे कहते हैं? क्षमादान शक्ति नाम से ही स्पष्ट है, क्षमा करना। क्षमा कितने तरीके से कर सकता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि इस क्षमादान शक्ति की जरूरत क्यों है, जब ऑलरेडी आपके पास न्यायालय का पूरा एक क्रम बना हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कहता है कि न्यायपालिका के कार्य में तीनों अंग जो शासन के हैं उनके कार्य में आपस में एनक्रोचमेंट नहीं करना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी है। तीनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं और सजा सुनाने का काम न्यायपालिका का है, मामले की सुनवाई करने का काम न्यायपालिका का है। तो सवाल है कि एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट जो है, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है, वो इस सजा पर सुनवाई कैसे कर सकता है, ठीक, वो इस सजा पर निर्णय कैसे ले सकता है। और अगर ये प्रावधान संविधान में है तो इसकी जरूरत क्या थी? तो इसकी जरूरत पर कभी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली जरूरत तो यह है कि भाई पूरी जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जज कौन है? इंसान, ठीक है। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था ना कि कई आरोप क्या लगते हैं कि जजेस जो उनका निर्णय है वो बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हर जज एक ही निर्णय किसी और बेंच में हो सकता है कुछ और निर्णय आ जाए और किसी दूसरे बेंच में हो सकता है कुछ और निर्णय आ जाए, हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें तो ऐसी संभावना है कि नहीं। दूसरी बात, क्योंकि जज भी इंसान है और ये पूरी प्रक्रिया इंसानी प्रक्रिया है, इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली, इंसान से संचालित हुई प्रक्रिया है, तो मानवीय भूल की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो एक शब्द आप अपने मेंस में लिख सकते हैं कि भाई मानवीय भूल की गुंजाइश, ठीक है, हमेशा बनी रहती है और इसलिए न्यायालय से भी किसी निर्णय में गलती हो सकती है। मान लीजिए न्यायालय ने किसी निर्णय में अंतिम फैसला सुना दिया मृत्युदंड का, और मृत्युदंड का फैसला सुनाने के 10 दिन बाद मान लीजिए इस व्यक्ति को मृत्यु दिया जाना है, मृत्युदंड दिया जाना है, फांसी की सजा दी जानी। फांसी की सजा देने के ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसे तथ्य आ गए उस केस से जुड़े हुए, ऐसे तथ्य आए जिसने इस पूरे केस का रुख ही पलट दिया और पता चला कि जिसको मृत्युदंड दिया गया है ये तो गलती हो गई है, इसने तो गलती की ही नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए इसको मृत्युदंड दे दिया है। तो पहली बात यह है कि भाई न्यायालय, क्योंकि मानवों द्वारा संचालित प्रक्रिया है न्यायालय की पूरी प्रक्रिया, तो हो सकता है न्यायालय से भी कभी किसी डिसीजन में गलती हो जाए, और गलती हो जाए तो फिर इतना रिजिड ना हो जाए पूरी व्यवस्था कि उसको फांसी पर टांग ही देना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बल्कि उस पर एक और विचार करने के लिए रेयर, ये ऐसा नहीं है, क्षमादान शक्ति का प्रयोग ऐसे ही होते रहता है। क्षमादान शक्ति के लिए अगर कोई जाता भी है तो बहुत रेयर केसेस में जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहला जो रीजन है ये है मानवीय भूल वाला रीजन। दूसरा रीजन जो मैंने बोला कि हो सकता है निर्णय आने के कुछ ही दिन बाद ऐसे कुछ तथ्य सामने आ जाए, कुछ नया एंगल आ जाए, कुछ नए साक्ष्य आ जाए और जो साफ साफ बताते हो कि भाई निर्णय अपने हिसाब से तो ठीक लिया गया था उस समय के साक्ष्य के हिसाब से, लेकिन उस समय ये सबूत सामने नहीं थे, और आज जब ये सबूत सामने है
तो इस निर्णय को दरअसल पलटना चाहिए, ये निर्णय गलत हो गया है, ऐसी भी संभावना हो सकती है। दूसरी बात कि हो सकता है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि न्यायालय ने बहुत कड़ी सजा दे दी हो और राष्ट्रपति को यह लग सकता है कि भाई ये दंड इतना कड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस अपराध के लिए इतनी कड़ी सजा देने की जरूरत नहीं थी। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दी गई है। क्लियर है? दूसरी बात कि क्षमादान शक्ति में अब देखिए क्या क्या शामिल है। जनरली क्या होता है, आप अगर ऐसे सुनेंगे इसको, अगर सोचेंगे तो क्षमादान मतलब माफ कर देना। माफ कर देना का मतलब सीधा सीधा है कि पार्डन, ठीक है। यूके में अगर बात करें, ब्रिटेन में, तो ये मर्सी के रूप में दिया जाता है। पुराने समय से ही मर्सी के रूप में प्रचलित रहा है ये। पार्डन का मतलब सिर्फ एक नहीं है कि माफ कर दिया, बल्कि पार्डन में कई सारी बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है पीसीआर 3, पीसीआर 3 यही है पार्डन की शक्ति। क्या क्या है? पी से पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा, माफ कर देना। इसका मतलब पूरी तरह से सजा को माफ कर दिया। जब पूरी तरह से सजा को माफ कर दिया तो वो उस व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे उसने अपराध किया ही नहीं है। मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सजा हुई थी, उसको कहा गया कि भाई इसको माफ किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसको माफ कर दिया। ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ने माफ किया, इसका मतलब किसने माफ किया, किसके कहने पर माफ करेगा? ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही, उसकी सलाह पर ही माफ करेगा, ठीक। राष्ट्रपति अपने से नहीं करेगा। तो सुझाव जाता है, सलाह जाता है, उसके आधार पर यह निर्णय होता है। प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये प्रेसिडेंट को फैसला लेना है पार्डन के किसी भी, जो हम 5 बात करेंगे तरीके, उन सब पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ये काम करेगा ये, ठीक है। तो पार्डन मतलब क्षमा हो गया, और क्षमा मतलब पूरी तरह से क्षमा हो गया। इसका मतलब कि अब कोई मामला उसके अगेंस्ट इस तरह हो गया जैसे एकदम कभी किसी अपराध में वो संलिप्त नहीं रहा है। दूसरी बात, कम्यूट, इसका इंग्लिश भी आपको नोट करना पड़ेगा, तब जाकर याद रहेगा, हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कम्यूट, ठीक है, कम्यूट का मतलब हुआ लघुकरण। इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी को सजा मिली हुई है सश्रम कारावास की, ठीक है, इसका नेचर चेंज कर दिया, सामान्य कारावास में चेंज कर दिया गया इसको। तो नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना, यह है लघुकरण, कम्यूट। और रिमिशन, परिहार, इसका मतलब है कि किसी को अगर 20 साल की सजा मिली हुई है, 10 साल की सजा मिली हुई है, इसको चेंज करके, कम करके 5 साल कर दिए या 8 साल कर दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां जो टाइम है वो चेंज किया जा रहा है, अवधि जितने साल की सजा मिली थी वो चेंज किया गया है। तो आपने समझ लिया कितने तरह के हैं, इसको समझना है। पहला क्या है, पहला है पार्डन, पीसीआर 3। पीसीआर, पीसीआर होता है ना, जिसको कॉल करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है 100 नंबर पर कॉल करते हैं, पीसीआर की टीम आती है, ठीक। इसी में 3 लगा लेना है। क्या क्या है, पहला पार्डन, पार्डन का मतलब है सीधे सीधे माफ कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है। जो भी मृत्युदंड था, प्रेसिडेंट ने मृत्युदंड भी माफ कर दिया, उम्र कैद भी माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब अब 0 पनिशमेंट है, उसने कोई अपराध किया था ऐसा है ही नहीं। दूसरी बात,
सी से क्या होगा? कम्यूट, यानी लघुकरण। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो मृत्यु दंड को कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद में। ठीक है, किसी को सश्रम कारावास मिला हुआ है तो सश्रम कारावास को साधारण कारावास में चेंज कर दिया। सश्रम कारावास का मतलब क्या होता है? सजा ऐसी मिली हुई है कि भाई आप सिर्फ कारावास में नहीं रहेंगे बल्कि काम भी करेंगे। फिल्मों में देखा है ना आपने, पत्थर तोड़वाते हैं, वो फिल्मों में हमेशा पत्थर ही तोड़वाते हैं लेकिन हर तरह का काम कराते हैं क्योंकि सश्रम कारावास है। ठीक है, और उम्र कैद को कन्वर्ट कर दिया सश्रम, उम्र कैद को और कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को उम्र कैद में चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां लघुकरण किस चीज का हो रहा है? कम्यूट का मतलब क्या हुआ कि नेचर चेंज कर दिया सजा का, तो प्रकृति में बदलाव हो गया सजा के। दूसरे तरीके से यह हो सकता है कि भाई टाइम कम कर दें। अगर किसी को 10 साल की सजा मिली हुई है तो उसको 5 साल छोड़ दें, 5 साल की सजा मिल जाए, तो उसको कहेंगे रेमिशन। ठीक है, रेमिशन का मतलब हिंदी में कहेंगे परिहार। रेमिशन का मतलब परिहार। इसका मतलब चेंज किस में करना है? चेंज करना है टाइम में। इसका मतलब अवधि कम करना। अगर 10 साल की सजा है तो उसको कम कर दिए, 5 साल कर दिए, 3 साल कर दिए, अवधि को कम कर दिया गया। पार्डन मतलब क्षमा। कम्यूट और पीसीआर में सीआर याद रखना है। सीआर क्या है? कम्यूट। कम्यूट का मतलब प्रकृति में बदलाव है सजा के। रेमिशन मतलब अवधि में बदलाव है। उसके बाद है विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, सजा काट रहा है, उसको अब जरूरत है कि भाई सजा में कुछ चेंज किया जाए, या कोई गर्भवती महिला है, इसको सश्रम कारावास मिला हुआ है। जो स्पेशल परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, इसमें दोनों में चेंज किया जा सके। नेचर ऑफ पनिशमेंट में, प्रकृति में भी बदलाव लिया जा सकता है और अवधि में भी बदलाव लिया जा सकता है। ठीक है, तो कम्यूट में सिर्फ नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज होगा, प्रकृति में चेंज होगा उसके। अगर कोई उम्र कैद, मृत्यु दंड किसी को हुआ है तो उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, उम्र कैद हुआ है तो 10 साल की सजा में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सश्रम कारावास में है तो साधारण कारावास में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रेमिशन का मतलब हो गया कि टाइम कम कर दिए, 10 साल है तो 5 साल कर दिए, तो टाइम चेंज हो गया। लेकिन अगला है जो विराम, रेस्पाइट। किसी विशेष परिस्थिति में वृद्ध व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, और ऐसे कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें प्रकृति में भी चेंज आ सकता है और अवधि में भी चेंज आ सकता है, दोनों में चेंज आ सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति के मामले में तो उसको कहते हैं रेस्पाइट, विराम। ठीक, और अगला जो है वो है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मृत्यु दंड की सजा हुई है किसी को, ठीक, अगले 31 तारीख को मृत्यु दंड का एग्जीक्यूशन होना है, फांसी पर चढ़ाया जाना है। आज है 23 तारीख। 23 तारीख को राष्ट्रपति के पास मर्सी के लिए पिटिशन गया। ठीक है, क्षमा के लिए गुहार लगाई गई कि भाई इसको एटलीस्ट मृत्यु दंड को कम्यूट कर दीजिए। कम्यूट कर दीजिए मतलब उम्र कैद में चेंज कर दीजिए, या फिर पार्डन के लिए गया कि माफ कर दीजिए। ठीक है, या किसी भी तरीके के लिए गया। तो अब सवाल है कि 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में राष्ट्रपति के पास अगर ये ऐसा गया तो उसको जांच भी तो करनी पड़ेगी, वो सारे एविडेंस भी देखने पड़ेंगे, तय करना पड़ेगा, तब तो जाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगा कि फांसी पर चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं।
तो तत्काल प्रभाव से क्या करना पड़ेगा, पता चले कि अगर ये जांच करने में 15 दिन लगने वाला है कम से कम, और इधर 7 दिन बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिए, इधर राष्ट्रपति जांच ही कर रहा है, तब तक तो फांसी पर चढ़ गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब मर्सी का ऐसा अनुरोध आया हुआ है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तुरंत फांसी पर स्टे लगाएगा, रोकेगा उसको। ये अस्थायी रोक है, टेम्पररी रोका गया है। ये जो स्टे लगा है ये अस्थायी तौर पर रोका गया है। क्यों रोका गया है, कि तब तक जांच कर लें, अगर मर्सी के लिए आया हुआ है तो फिर जांच कर लेते हैं। तो इस तरह का जो स्टे लगता है उसको हम किसके अंतर्गत समझते हैं, उसको समझते हैं प्रविलंबन के, इसको कहते हैं प्रविलंबन। तब तक के लिए विलंब कर दें जब तक की जांच ना हो जाए। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, रिप्राइव। ठीक है, तो ये 5 तरीके के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन? और ध्यान पर ये रहेगा नहीं, ये बार बार भूल जाएगा, इसलिए आपको PCR3 याद रखना है, अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा। PCR3। PCR3 का मतलब क्या है, P से पार्डन, पार्डन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, माफ कर दिया। C से कम्यूट, ठीक है। R से रेमिशन, फिर रेस्पाइट, R3 है ना, 3 R है, तो रेमिशन, रेस्पाइट और फिर रिप्राइव। ये 3 R एक साथ याद रखिए, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव। पार्डन, कम्यूट, PCR3, पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। अब कैसे याद करें, तो पार्डन में तो कंफ्यूजन है नहीं, लास्ट वाले को याद रखिए कि ये लास्ट वाला स्टे लगाने वाला है, रिप्राइव। ठीक, रोका गया है, अस्थायी रोक है। इन दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीच में बचा 3 में क्या करना है, एक में प्रकृति में चेंज होगा, सश्रम को बनाए देंगे साधारण कारावास, तो प्रकृति में चेंज हो गया। दूसरे में अवधि कम हो जाएगा, और तीसरे में विशेष परिस्थिति में दोनों चेंज कर देंगे। इसी क्रम में याद रखना है। सी कम्यूट, प्रकृति में चेंज कर देंगे, लघुकरण कर दिए। रेमिशन यानी परिहार, तो अवधि में चेंज कर दिए, अवधि में परिवर्तन, ऐसे याद रखिए। और रेस्पाइट यानी विशेष परिस्थिति में दोनों में चेंज कर सकते हैं। PCR3 इसका। फिर हमको ऐसे समझिए कि गर्भवती महिला मान लीजिए कोई है और सश्रम कारावास की सजा काट रही है, राष्ट्रपति से उसने अपील किया है कि भाई प्लीज मुझे इससे राहत दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, और प्लीज मेरी सजा कम कर दीजिए। तो अब इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति चाहें तो सश्रम कारावास को भी चेंज कर सकते हैं, यानी प्रकृति में भी बदलाव किया जा सकता है सजा की, और अवधि में भी चेंज किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में किसी को कोई डिजीज हो गया है, इस विशेष परिस्थिति में दोनों चीजें चेंज की जा सकती हैं। कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, तो इस विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को विराम के तहत यह शक्ति है कि वो प्रकृति में भी चेंज कर दे और टाइम में भी चेंज कर ले। लघुकरण कम्यूट में सिर्फ प्रकृति में चेंज होगा। सश्रम कारावास है तो उसको साधारण कारावास में चेंज कर दिए, तो सजा की प्रकृति बदल गई। ठीक है। और रेमिशन में, परिहार में क्या किए, टाइम चेंज कर सकते हैं। 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल की सजा कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है। रिप्राइव, स्टे लगाना। रिप्राइव में क्या बताना है, एक आदमी को परसों फांसी की सजा होने वाली है। आज कितना तारीख है, आज 21 तारीख। एक अपराधी है जिसको 23 तारीख को फांसी होने वाली है,
ठीक है, आज 21 तारीख को राष्ट्रपति के पास अनुरोध गया है कि मेरी फांसी की सजा को उम्र कैद में चेंज कर लीजिए। इस पर विचार करना होगा या ऐसे मूड से है कि हाँ आया, चलिए मूड किया, इसको माफ कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। उस पूरे केस की छानबीन होगी कि क्या न्यायालय से कोई इस तरह की गलती हुई है, क्या इसमें संभावना है। इन सारे तथ्यों पर जब जांच होगी तो उसमें वक्त लगेगा, और इतना वक्त है नहीं, परसों ही इसको फांसी दिए जाना है। तो पहला काम क्या करना होगा? पहला काम इसको रोकना पड़ेगा ना, इस फांसी को। तो इसको स्टे लगाना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा तत्काल। और ये तात्कालिक मतलब अस्थायी, टेम्पोररी रोका गया, तो इसको हम कहते हैं रिप्राइव, यानी प्रविलंबन। ठीक है, थोड़ा विलंब कर दिया गया। अब बात समझ में आ गई? चलिए, अब राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, जो आर्टिकल 72 कहता है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं। आर्टिकल 72 कहता है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए जो दंड या दंडादेश हैं, उस मामले में राष्ट्रपति इन पांचों तरीके को अपना सकता है। ध्यान रखिए कि एक्सक्लूसिव पावर है मृत्यु दंड को माफ करना, यह राष्ट्रपति का एक्सक्लूसिव पावर है, यह राज्यपाल को नहीं है। मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। माफ मतलब माफ कर दिए, भाई किसी ने हत्या की थी, प्रेसिडेंट ने कहा कोई बात नहीं, माफ कर दिया। पार्डन नहीं कर सकता राज्यपाल। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति, उसकी खास बातें क्या क्या है? सैन्य न्यायालय द्वारा जो दिए गए दंड या दंडादेश के मामले हैं, उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पूरी तरह से काम करती है। दूसरी बात, मृत्यु दंड के सभी मामले, जाहिर सी बात है कि राज्यपाल का जब मृत्यु दंड के मामलों में पार्डन की क्षमता नहीं है, माफ करने की क्षमता नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, इसका मतलब मृत्यु दंड के सभी मामले में केंद्र से रिलेटेड मामले हों या फिर राज्य से रिलेटेड मामले हों। ठीक, दोनों ही तरह के मामलों में राष्ट्रपति का अधिकार है। और ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया दंड जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हो, उसमें प्रेसिडेंट माफ करता है। अब एक सवाल तो यह है ना कि भाई माफी के लिए प्रेसिडेंट के पास कौन सा मामला जाएगा और गवर्नर के पास कौन सा मामला जाएगा? तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि 3 तरह के लिस्ट दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी आमतौर पर जो संघ सूची के विषय हैं, उसके तहत जो दंड दिया गया है, संघ सूची पर बनाए गए विषयों के तहत, विषयों पर जो कानून है, संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाए गए हैं, उसके तहत जो दंड दिया गया है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां विस्तार है, वहां पर प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा। राज्य सूची के विषयों में किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची में भी ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार होता है। तो समवर्ती सूची के भी ज्यादातर मामले जो हैं वो गवर्नर के पास ही जाते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल 72 में कहा गया है साफ साफ, इसको अगर आप ध्यान से देखें आर्टिकल 72 को, कि कहां कहां क्षमादान शक्ति का वो प्रयोग कर सकता है। उन सभी मामलों में उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हुआ, मार्शल लॉ के तहत उसको मिला हुआ। तो क्या लिखा हुआ है? सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश या दंड। दूसरा, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक, और उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, और मृत्यु दंडादेश में वो फिर संघ की कार्यपालिका, संघ और राज्य दोनों स्तर पर, यानी मृत्यु दंड वाला मामला जिसमें पार्डन की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, उसमें सभी मामलों में दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 क्लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं।
अब है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या कोई अंतर है या दोनों सेम है? पहला अंतर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को हमेशा केवल एक्सक्लूसिव पावर है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो मृत्यु दंड को पार्डन करने की शक्ति, माफ करने की शक्ति, माफ पर कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा पार्डन। मृत्यु दंड को पार्डन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। पहला अंतर तो यह है। दूसरा, सैन्य अदालत के मामलों में एक्सक्लूसिव पावर है कि सैन्य अदालत ने अगर सजा दी है, राज्यपाल उस पर विचार नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और तीसरा, संघ की कार्यपालिका विस्तार के तहत आने वाले मामले राष्ट्रपति के पास ही जाएंगे। यानी संघ की कार्यपालिका विस्तार जिन विषयों पर है, उन विषयों के तहत जो विधियां बनी हुई हैं, उनसे जो दंड मिला हुआ है, वो मामले गवर्नर के पास नहीं जाएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, जिन विषयों तक, संघ सूची के जो भी विषय हैं, उनके तहत जो भी कानून बने हुए हैं, उसके तहत अगर सजा होती है तो ये मामले कहां जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, गवर्नर के पास नहीं जाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है इंडियन प्रेसिडेंट का, और ये पास राज्यपाल को क्षमादान शक्ति में नहीं है। क्या क्या नहीं है? सैन्य अदालत के मामले में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। क्षमादान की शक्ति वहां राज्यपाल को नहीं दी गई है। मृत्यु दंड को माफ करना, पार्डन करने की शक्ति एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट का, वहां राज्यपाल का कुछ चलता नहीं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, वो सारे मामले प्रेसिडेंट के एक्सक्लूसिव पावर में आते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में भाई मामला गया कि मान लीजिए कि किसी ने कोई अपराध किया, सजा हुई, तीनों कोर्ट से हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय में कहा कि भाई इनकी सजा बरकरार रहेगी। अब वो व्यक्ति जिसको सजा हुई है, उसका पॉलिटिकल लॉबिंग है, काफी अच्छी लॉबिंग है, और प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कहां से आता है? पॉलिटिक्स से डायरेक्ट, पॉलिटिकल जो समुदाय है उससे डायरेक्ट। प्रेसिडेंट को फैसला लेना है किसके सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्ट पॉलिटिक्स से आए हुए लोग हैं। ठीक है, तो क्या यह संभावना है कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो जाए? जिसको सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए नहीं माना, और फाइनली हो सकता है होम मिनिस्टर उनका अपना मित्र हो, दोस्त हो, हाइपोथेटिकली है, ये मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको दिल पे ले लीजिएगा, ऐसा होता नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो मिसयूज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि भाई इनको तो उम्र कैद, अंतिम तौर पर हमारी तरफ से उम्र कैद ही होगी, इनको कोई माफी नहीं मिलेगी, इनकी सजा वजा कम नहीं होगी, इन्होंने अपराध किया है, इनको उम्र कैद मिलेगी। इस व्यक्ति ने पीएम पर, ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर और पीएम पर ठीक ठाक दबदबा है। पीएम ने, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि भाई इसने उम्र कैद की सजा माफ करने के लिए गुहार लगाई प्रेसिडेंट से, और मंत्रिपरिषद ने कहा कि यार माफ कर दो, माफ कर दीजिए इसको। तो मिसयूज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो मिसयूज हो सकता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में सवाल भी उठेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सवाल उठा। पहला सवाल तो यही है कि जब इस तरह का मिसयूज होगा तो उसके बाद का रास्ता क्या है? कोई भी विधि, कोई भी कानून आपका अधिकार छीनता है जब, तो कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यहां तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने के बाद यह मामला गया है प्रेसिडेंट के पास, और मान लीजिए अब किसी को डाउट है कि प्रेसिडेंट ने जो फैसला लिया है, जो माफी दी है, वो सद्भावनापूर्ण नहीं है, वही मैलिफाइड इंटेंशन का है, उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रभाव है, तो क्या ये व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ था, क्या वो यहां फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये कहने के लिए कि भाई राष्ट्रपति ने इस निर्णय में गलती की है? ये सवाल तो बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा साइकिल बन जाएगा। फिर एससी कहेगा कि नहीं, उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, फिर प्रेसिडेंट कहेगा उम्र कैद की सजा माफ कर दी जाती है। ये साइकिल तो चलता ही रहेगा। तो ये प्रश्न गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई क्या इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का? शुरू में सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा मत था कि भाई
राष्ट्रपति की एक क्षमादान शक्ति में हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो राष्ट्रपति को का निर्णय है और इसमें न्यायालय की तरफ से कोई भी रोल नहीं है। लेकिन केहर सिंह बनाम भारत संघ मामले में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें निर्णय आए इस मामले में, न्यायिक पुनर्विलोकन के मामले में। ठीक, क्या क्या कहा? क्षमा के लिए न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को कोई गाइडलाइन नहीं दिया जा सकता। मतलब क्षमादान शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालय नहीं बता सकता, कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता, दिशा निर्देशन नहीं दे सकता राष्ट्रपति को कि भाई राष्ट्रपति के पास एक्सपर्टीज नहीं है। मामलों के सुनवाई की एक्सपर्टीज, न्यायालय की एक्सपर्टीज किसके पास है? न्यायालय के पास है, न्यायिक मामलों की। तो प्रेसिडेंट के पास तो है नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के लिए। दूसरी बात, किन आधारों पर क्षमा दिया गया है उन आधारों की जांच भी नहीं की जा सकती है। किन आधारों पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया गया, क्षमा दी गई, ये जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति के निर्णय के आधार की जांच नहीं की जा सकती है, विजडम की जांच नहीं की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह देख सकता है कि क्या इस मामले में राष्ट्रपति या गवर्नर ने सभी पक्षों पर अच्छे से विचार कर लिया है कि नहीं कर लिया है, सभी पक्षों पर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है और यह भी विचार कर सकता है कि क्षमादान की शक्ति अगर राष्ट्रपति ने यूज किया तो वो संघ की कार्यपालिका का जहां तक विस्तार है वही तो कर सकता है ना। तो ये भी जांच कर सकता है कि ये उसकी शक्ति के अधीन था भी कि नहीं था। तो लिमिटेड मामला में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप खोल दिया केहर सिंह मामले ने कि भाई हम उन आधारों की जांच तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजों की थोड़ी सी जांच करेंगे। जैसे हम ये जांच कर सकते हैं कि सभी पक्षों पर अच्छे से विचार किया गया हो इस निर्णय तक पहुंचने के लिए, रैंडम ना हो, मनमाने तरीके से ये डिसीजन नहीं लिया गया हो कि क्षमा कर दिया जाए। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये राष्ट्रपति का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। फिर क्षमा के लिए कोई भी जिसको सजा हुई है वो उसका ये राइट नहीं है कि वो डिमांड करे कि हम राष्ट्रपति के सामने जाके ओरल वर्बली जाकर वहां पर सुनवाई कराना चाहते हैं, राष्ट्रपति साहब हमको बुलाएं, हमसे पूछें कि क्या मामला था, कहां गलती हुई है, आपको कहां लग रहा है आपके साथ अन्याय हुआ है। तो कोई भी मौखिक सुनवाई का अधिकार उसको नहीं है। राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिकार नहीं है मौखिक सुनवाई का। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये न्यायालय से स्वतंत्र निर्णय है राष्ट्रपति का। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायालय से स्वतंत्र निर्णय का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है कोई अपीलीय शक्ति नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर कोई अपीलीय बॉडी नहीं है, ये एपलेट बॉडी नहीं है कि इसके बाद जाकर हम अपील करेंगे राष्ट्रपति के पास। भाई ये राष्ट्रपति की शक्ति है, संविधान में दी गई है और ये इसका न्यायिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। न्यायालय ने अपनी तरफ से यहां निर्णय दे दिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। ये प्रेसिडेंट का जो पावर है, पार्डन का पावर है, ये न्यायालय से स्वतंत्र प्रक्रिया है। इसका दिया गया है ऑलरेडी संविधान में, संवैधानिक स्थिति जो पास दिए गए हैं उसका यूज करना है। तो अपीलिया कोई बॉडी की तरह राष्ट्रपति को नहीं समझना है कि यहां से अपील लेकर जाएंगे वहां। अपील का सर्वोच्च कहां है? सर्वोच्च न्यायालय। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया। ठीक है। जी वेंकट रेड्डी केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल गया। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई एक बार अगर मर्सी पिटीशन खारिज हो गया तो आप दोबारा फिर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बार बार घुमा के ले जा रहे हैं कि दया याचिका है, फिर सुनवाई कर लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई एक बार मर्सी पिटिशन खारिज होने के बाद दोबारा आप मर्सी पिटिशन लेके नहीं जाएंगे, वो अलाउड नहीं है। 2006 में एक केस आया, जी वेंकट रेड्डी केस, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता था, और आंध्र प्रदेश से में एक पॉलिटिशियन थी, कांग्रेस लीडर थी, एमएलए थी वहां की, उनके पति पर मामला था मर्डर का, और उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके गवर्नर से उस पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग करा लिया। ठीक है, मामला चला गया कोर्ट ने अपना रुख चेंज कर दिया इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर या किसी पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन के आधार पर नहीं किया जा सकता है, जो इस केस में हुआ था। ठीक है, तो सजा कम कराने के लिए याचिका दी गई थी और उस पर सजा कम कर दिया गया, क्योंकि वो पॉलिटिकल लॉबिंग वाला जो खतरा था वही हो गया। तो 2006 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सीधे सीधे चेंज किया और कहा कि पहली बात कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग धार्मिक, जातीय या फिर राजनीतिक झुकाव के आधार पर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग का आधार अब न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में है। केहर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम इस बात की जांच नहीं करेंगे कि ये क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग किया गया है वो उसका आधार क्या है। लेकिन 2006 में जी वेंकट रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन शक्तियों के प्रयोग का आधार भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, उसकी भी जांच कर सकते हैं। वो अगर मैलिफाइड इंटेंशन से हुआ है, वो किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर हुआ है, वो मनमाने तरीके से हुआ है, दुरुपयोग की स्थिति में हम ये जांच सकते हैं कि आपके शक्तियों के प्रयोग का आधार ठीक था कि नहीं था। और तीसरी बात कि फैसले में सजा की माफी मांगने वाला जो व्यक्ति है उसको केंद्र में रखकर फैसला नहीं सुनाना है। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग इस बात को आधार बनाकर नहीं करना है कि भाई जो आया है माफी मांगने के लिए वही आपके केंद्र में है कि बेचारा बड़ा परेशान है, बल्कि आपको लोकहित देखना है, सामाजिक हित देखना है, न्याय का के हित को भी अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जी वेंकट रेड्डी केस की हैं 2006 की। ये पूरा हो गया आपका क्षमादान शक्ति। अब कुछ वित्तीय शक्तियां जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जैसे धन विधेयक को पूर्वानुमति से राष्ट्रपति के संसद में पेश किया जाता है, आपको पता है। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि कल हम लोग जो विधेयक पर बात कर रहे थे, एक सवाल आया था मेरे पास इंस्टा पर कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है संविधान संशोधन विधेयक, उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। इसलिए नहीं लौटा सकता है कि आर्टिकल 368 में ही स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पास होकर जाता है, ठीक है, अलग अलग दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, तो फिर प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति देगा, इसको लौटाने का अधिकार नहीं है। तो 368 जब हमने पढ़ा था ये बात बहुत क्लियर थी। जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं 111, उसमें धन विधेयक को छोड़कर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी आपके नोट्स में होना चाहिए कि उसको भी नहीं लौटा सकते। ठीक है, फिर वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप केंद्रीय बजट कहते हैं, वो भी संसद के समक्ष राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। इसी तरह हमने देखा था कि अनुदान की मांग, ग्रांट की मांग जो होती है, ग्रांट की मांग के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है। वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए हर 5 साल पर क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन भी वित्तीय शक्तियों में। इसी तरह आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और इस तरह की शक्तियां राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 5 पॉइंट। ऐसा नहीं कि सारी की सारी शक्तियों को एक एक करके रट लेना है। अब सैन्य शक्तियों में आपको पता है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रेसिडेंट। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा हो या फिर युद्ध समाप्ति की घोषणा हो, कौन करता है? प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है, ना नियुक्ति ये खुद से करता है, ना युद्ध की घोषणा, युद्ध समाप्ति की घोषणा खुद से करता है। ये कौन करता है? सरकार करती है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उसको काम करना है मैक्सिमम टाइम। विवेकाधीन शक्तियां हम देखेंगे लास्ट में, डिस्क्रिशन कहां कहां काम करता है, जैसे वीटो है पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो है निलंबनकारी वीटो, वहां राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए खुद से लौटाएगा, वहां कोई सलाह नहीं देगा। लेकिन यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नियुक्ति भी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे सरकार तय करेगी कि किसको थल सेनाध्यक्ष बनाना है, किसको वायु सेनाध्यक्ष बनाना है। इसी तरह युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर। कूटनीतिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, और विभिन्न देशों में जो राजदूत होते हैं, हाई कमिश्नर इत्यादि होते हैं, ये राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। एक आध क्लास में और बचा हुआ है प्रेसिडेंट में, उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट खत्म कर देंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई आज? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।